साथियों नमस्कार। आज हम मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा के निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 2009 से 2023 तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा रीट और रीट पात्रता के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि हमें और ज्यादा तैयारी कैसे करनी है, इनमें से किस बिंदु से, टॉपिक से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं तो उनको ज्यादा पढ़ना है। कुछ बिंदुओं से एक ही प्रश्न आया है, उनको कम पढ़ना पड़ेगा। ये सब अंदाज इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद हमें लगेगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं। ये रीट 2021 लेवल 2 और भाषा प्रथम का प्रश्न है। शिक्षक है, शिक्षक कया परीक्षया, किस परीक्षा से, उच्चारण से, उच्चारण का, शब्द भंडार से, शब्द भंडार का, अभिव्यक्ति है, सामर्थ्य, सामर्थ्य से च, और अभिव्यक्ति के सामर्थ्य का, परीक्षाम करोति, परीक्षा करता है। शिक्षक किस परीक्षा से, उच्चारण, शब्द भंडार और अभिव्यक्ति की सामर्थ्य की परीक्षाम करोति, परीक्षा करता है। ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्र के उच्चारण की परीक्षा कर सकता है, छात्र के शब्द भंडार की परीक्षा कर सकता है और अभिव्यक्ति में कितना समर्थ है ऐसी परीक्षा भी कर सकता है। 3 परीक्षाओं की चर्चा इस प्रश्न में की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। अभिव्यक्ति के 2 प्रकार हो सकते हैं, लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति। शब्द भंडार भी लिखित परीक्षा के माध्यम से लिखवा करके जांच कर सकते हैं, छात्र बोलेगा उससे जांच हो सकती है, लेकिन उच्चारण का पता केवल मौखिक परीक्षा के माध्यम से ही चलता है। तो उच्चारण मौखिक परीक्षा के माध्यम से परीक्षा हो सकती है, शब्द भंडार की भी मौखिक परीक्षा के माध्यम से जांच हो सकती है, और अभिव्यक्ति में बालक कितना समर्थ हुआ यह भी मौखिक परीक्षा के माध्यम से हम जान सकते हैं। मौखिक परीक्षा, उसके लाभ, कौन सी शताब्दी तक प्रचलन में रही, किस देश में अभी भी प्रचलन में है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मौखिक परीक्षा का प्रयोग श्रवण, सुनना, पठन, पढ़ना, भाषण कौशल, सूचना, निरीक्षण, उच्चारण तथा लिखित परीक्षा की संपूर्ति के लिए किया जाता है। मौखिक परीक्षा का आयोजन क्यों किया जाएगा? श्रवण की संपूर्ति के लिए, श्रवण की भली प्रकार से पूर्ति करने के लिए, पढ़ने की ठीक प्रकार से पूर्ति करने के लिए, भाषण कौशल की जांच करने के लिए, सूचना निरीक्षण उच्चारण की पूर्ति के लिए, और लिखित परीक्षा के विकल्प के रूप में मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तिगत गुण और अवगुणों की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा में मौखिक परीक्षा को अधिक हम बढ़ाएं। 18वीं शताब्दी तक मौखिक परीक्षा का प्रचलन विशेष रूप से भारत देश में था। सोवियत संघ या सोवियत रूस, इसमें मौखिक परीक्षा इस समय भी महत्वपूर्ण है, मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण साधन है। आज के समय में मौखिक परीक्षा के निम्नलिखित रूप प्रचलन में है। इनमें से जिनके सामने जगह छूटी हुई है, व्याख्या नहीं है, उनसे संबंधित प्रश्न आ गए हैं, वहां उनको हम पढ़ेंगे। शेष को यहाँ पढ़ने का प्रयास करते हैं। शास्त्रार्थम मौखिक परीक्षा है। साक्षात्कारम, इसी का दूसरा नाम है संवाद, ये भी मौखिक परीक्षा है। फिर तीसरा प्रकार है भाषणम। भाषण के लिए
छात्रों को पूर्व में चयन करके पाठ्य पुस्तक या अन्य पुस्तक, पत्र पत्रिका आदि से पाठ्य वस्तु देनी चाहिए। पहले से हम चयन करेंगे, चयन करने के बाद में पाठ्य पुस्तक में से या किसी दूसरी पुस्तक में से या पत्र पत्रिका से बालक को पढ़ने के लिए कुछ पाठ्य वस्तु देंगे, पढ़ने के लिए गद्यांश पद्यांश या कुछ ऐसा समाचार आदि देंगे। वो देने के बाद में हम बालक से कहेंगे कि इसको वापस से संक्षिप्त रूप में कह करके सुनाओ। पहले चयन किया, चयन करने के बाद में पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिका या किसी भी अन्य पुस्तक से पढ़ने के लिए कुछ सामग्री दी। सामग्री देने के बाद में हम बालक को कहेंगे, बालक जब पढ़ लेगा तब बालक को हम कहेंगे कि अब इसका संक्षेप रूप हमें सुनाओ। छात्र के संक्षिप्त रूप से बोलते समय अध्यापक भाषण कौशल की जांच कर सकता है। जब बालक बोल रहा है उस समय अध्यापक बालक के भाषण कौशल की जांच कर लेगा। व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेदांत आदि ग्रंथों के लिए यह विशेष उपयोगी है। व्याकरण हो गया, साहित्य है, न्याय है, वेदांत है आदि ग्रंथों के लिए भाषणम यह मौखिक परीक्षा विशेष रूप से उपयोगी है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। चौथा प्रकार है मौखिक परीक्षा का शलाका परीक्षा। इसमें से खूब सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। पांचवा प्रकार है प्रश्नावली माध्यम। जैसा काम वैसा ही इसमें, जैसा नाम है वैसा ही इसमें काम है। प्रश्नावली के माध्यम से मौखिक परीक्षा ली जाती है। किसी भी पाठ के विशिष्ट अंशों के ज्ञान के लिए प्रश्नावली बनाकर मौखिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई भी पाठ हम पढ़ रहे हैं उसके विशेष अंशों का चयन करके उसमें से हम प्रश्न बनाएंगे और बालक की परीक्षा ले सकते हैं। तो ये प्रश्नावली माध्यम हो गया। कैसे प्रश्न हो सकते हैं? ध्वनि, शब्दार्थ, विपरीतार्थक शब्द या वाक्य प्रयोग से संबंधित प्रश्न प्रश्नावली माध्यम से हो सकते हैं तथा ध्वनि प्रत्यभिज्ञान से संबंधित ध्वनियों को भी कैसेट से सुनाकर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्वनि के लिए कुछ ध्वनियों को कैसेट में रिकॉर्ड किया, उस रिकॉर्ड को सुनाया और सुना करके बालकों से प्रश्न पूछ लिए। यह भी प्रश्नावली माध्यम हो गया। प्रश्नावली माध्यम से संस्कृत भाषा में कथा को सुनाकर, अब संस्कृत भाषा में कैसे काम में लेंगे? कथा को सुनाया, कथा संबंधित प्रश्नों को पूछकर उससे प्रश्न पूछा और बालकों के श्रवण कौशल की परीक्षा ली जा सकती है। यह परीक्षा प्रश्नावली माध्यम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हो सकती है। किसी भी एक छात्र की इसके माध्यम से हम परीक्षा ले सकते हैं या पूरी कक्षा की परीक्षा भी प्रश्नावली माध्यम से हम ले सकते हैं। ये पांचवा प्रकार था प्रश्नावली माध्यम। मौखिक परीक्षा का छठा प्रकार है चयनित अंशों का वाचन। जैसा नाम है वैसा ही काम है। कुछ गद्य के पद्य के अंश चयनित करके बालक को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यह वाचन कौशल की परीक्षा के लिए उपयोगी है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने पढ़ा प्रश्नावली माध्यम, यह श्रवण कौशल के लिए था क्योंकि बालक को हमने कुछ सुनाया और उससे सुन करके बालक ने हमें बताया, यह श्रवण कौशल था। अब चयनित अंशों का वाचन इस मौखिक परीक्षा के माध्यम से बालक के वाचन कौशल की परीक्षा ली जाती है। छात्र चयनित गद्य पद्य का सामान्य या सस्वर वाचन करता है। गद्य है तो सामान्य वाचन होगा, पद्य है तो सस्वर वाचन होगा। अंत में अध्यापक वाचन त्रुटियों का निवारण करता है। वाचन के बाद में जो त्रुटियां छात्र से हो गई उनका अध्यापक निवारण करता है। निवारण भी लिख करके यदि किया जाता है तो वो ज्यादा लाभकारी रहता है। अब आइए
इससे संबंधित मौखिक परीक्षा से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न, एक ही प्रश्न की व्याख्या हमने पढ़ी, लगभग 10 वाक्य होंगे, उनसे बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। अष्टादश शताब्द्याः अंतम, 18वीं शताब्दी के अंत तक, यावत मौखिक परीक्षा एव, मौखिक परीक्षा ही कस्य किस प्राचीनतम साधनत्वेन आसन, किस प्राचीनतम साधन के रूप में थी। अष्टादश शताब्द्याः, 18वीं शताब्दी के अंतम यावत, अंत तक, 18वीं शताब्दी के अंत तक, मौखिक परीक्षा एवं, मौखिक परीक्षा ही कस्य किस प्राचीनतम साधनत्वेन, प्राचीन साधन के रूप में आसन थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक मौखिक परीक्षा किस प्राचीन साधन के रूप में काम में आती थी, किस विधा में काम में आती थी। इसके माध्यम से मूल्यांकन होता था, या इसके माध्यम से केवल पढ़ने की परीक्षा ली जाती थी, या इसके माध्यम से भ्रमण की परीक्षा ली जाती थी, या फिर 18वीं शताब्दी के अंत तक मौखिक परीक्षा के माध्यम से केवल भाषण की परीक्षा ली जाती थी। तो भ्रमण की परीक्षा संभव नहीं है। पठन और भाषण की परीक्षा मौखिक परीक्षा के माध्यम से ली जाती है, और ये दोनों भी आते हैं मूल्यांकन में। मूल्यांकन में पठन भी हो गया, भाषण भी हो गया, मूल्यांकन संपूर्ण रूप से किया जाता है, मानसिक शारीरिक सब प्रकार से संभव है। 18वीं शताब्दी के अंत तक मौखिक परीक्षा मूल्यांकन का एक प्रमुख साधन थी, और मूल्यांकन में ही पठन और भाषण दोनों समाहित है। ये भी रीट पात्रता 2022 लेवल 2 और भाषा द्वितीय के रूप में पूछा गया प्रश्न है। फिर से देखिए, एक और प्रश्न है, श्रवण भाषण पठन कौशलानाम मूल्यांकनम कया परीक्षया कर्तुम शक्यते। श्रवण भाषण और पठन कौशलों का मूल्यांकन कया परीक्षया, किस परीक्षा से, कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं, 4 में से 3 कौशलों की बात यहां की जा रही है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना भाषा के 4 कौशल हैं। 4 में से 3 की परीक्षा किसके माध्यम से, 3 का मूल्यांकन किस परीक्षा के माध्यम से संभव है। निदानात्मक हो गया, या मौखिक परीक्षा, या आसक्ति परीक्षा, या लिखित परीक्षा। ये परीक्षा का प्रकार नहीं है। निदानात्मक पहले जांच होगा, निदान का अर्थ है जांच, और जांच होने के बाद में उपचार दिया जाता है, उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। लिखित परीक्षा के माध्यम से यदि संभव होता तो भाषा का 4था कौशल यहाँ पर लेखन और जुड़ता। लेखन नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा से बालक के सुनने की परीक्षा ली जाती है, जैसे अभी हमने देखा बालक के भाषण की परीक्षा ली जा सकती है, बालक के पढ़ने की या पठन की परीक्षा ली जा सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखितासु परीक्षासु मौखिक परीक्षा नास्ति। निम्नलिखित परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा नहीं है। ये भी रीट पात्रता 2022 का प्रश्न है। शलाका परीक्षा मौखिक है, संवाद मौखिक है और साक्षात्कार मौखिक है, इसमें सीधा ही लिखा हुआ है। निबंधात्मक परीक्षा, ये अपनी समझ का ही प्रश्न था, हम भी लिखते हैं निबंधात्मक रूप में उत्तर लिखना है, लघुत्तरात्मक लिखना है, अति लघुत्तरात्मक लिखना है, वो लिखित परीक्षा है और ये मौखिक है। फिर से देखिए 4 प्रकार हैं मूल्यांकन में। मौखिक परीक्षा है, लिखित के 4 प्रकार हैं, इससे संबंधित भी प्रश्न आगे हमें देखने को मिलेगा। निबंधात्मक, फिर लघुत्तरात्मक, तीसरा प्रकार है अति लघुत्तरात्मक और चौथा प्रकार है वस्तुनिष्ठ परीक्षा।
ये मूल्यांकन के प्रकार हैं। मौखिक परीक्षा के अलग अलग प्रकार हमने पढ़ लिए, लिखित में निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। फिर आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन से प्रमापीकृत प्रविधिषु, मूल्यांकन की प्रमापीकृत प्रविधियों में शलाका परीक्षायाः समावेश है कुत्रस्ति। शलाका परीक्षा का समावेश कहाँ है, या शलाका परीक्षा किसके अंतर्गत आती है? लिखित, मौखिक, प्रायोगिक या रचना परीक्षा। मौखिक परीक्षा में शलाका परीक्षा आती है। शलाका का अर्थ होता है सलाई। प्राचीन काल में कोई भी एक ग्रंथ लिया, उस ग्रंथ के नीचे के सिरे से उस सलाई को पिरोया जाता। सलाई का अग्रभाग जिस पन्ने पर आ जाता उसी की व्याख्या करने के लिए कहा जाता। यदि अग्रभाग नहीं आता, यदि सलाई नहीं होती, तो गुरुजन या कोई भी विद्वान किताब के ग्रंथ के किसी भी पन्ने को खोल करके रख देता और उसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाता। उसी को शलाका परीक्षा कहते हैं। कुछ और बातें इसकी व्याख्या करते समय हम पढ़ेंगे। निम्नलिखितेषु मौखिक परीक्षा अस्ति, निम्नलिखित में से मौखिक परीक्षा है। कथा लेखन परीक्षा, लिखना आ गया तो लिखित है। श्लोक लेखन परीक्षा, यहाँ लेखन है, ये भी लिखित है। निबंध रूप परीक्षा, ये भी लिखित है। शलाका परीक्षा मौखिक है। इसको हम ध्यान से पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। 2 प्रश्न तो शलाका परीक्षा से संबंधित अब तक हो गए हैं। इसके बाद भी लगभग 4 या 5 प्रश्न अब और देखने को मिलेंगे। अर्थात प्रत्येक दूसरी पंक्ति से शलाका परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न परीक्षा आरपीएससी में रीट पात्रता में आ रहा है। शलाका का शाब्दिक अर्थ हो गया सलाई। प्राचीनतम विधा है परीक्षा की। इसके द्वारा छात्र की तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन होता है। याद रखना है, इससे भी प्रश्न आ गया है। परीक्षक मंडल सलाई का पैना हिस्सा ग्रंथ के निचले हिस्से की ओर से ग्रंथ में पिरो देता है। परीक्षक मंडल, परीक्षा लेने वाला कोई भी मंडल विद्वानों का समूह है। जिस पृष्ठ पर सलाई का अग्रभाग, आगे का भाग आ जाता है, छात्र को उसी पन्ने से संबंधित प्रश्न अथवा पंक्ति की निर्णायक मंडल के सामने विस्तार से व्याख्या करनी पड़ती है। जो पन्ना आ गया, उस पन्ने से संबंधित अनेक प्रश्न हो सकते हैं। उस पंक्ति से संबंधित व्याख्या करनी पड़ सकती है। यदि शलाका नहीं है तो परीक्षक मंडल का एक सदस्य पुस्तक को हाथ से खोलता है। जो पृष्ठ खुलता है उसी से ही प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह संचालनात्मिका प्रतिष्ठात्मिका परीक्षा है। यह शलाका परीक्षा संचालनात्मिका और प्रतिष्ठात्मिका परीक्षा है। शलाका परीक्षा के द्वारा व्याकरण की, साहित्य की, न्याय की, वेदांत की, शास्त्रों के लक्षण ग्रंथों की परीक्षा होती है। शलाका परीक्षा से व्याकरण की परीक्षा ली जा सकती है, साहित्य की ली जा सकती है, न्याय, वेदांत और शास्त्रों के लक्षण ग्रंथों की परीक्षा संभव है। शलाका परीक्षा के माध्यम से तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होता है। उच्चारण शुद्धि के लिए इसका सबसे ज्यादा महत्व है। यह मौखिक परीक्षा की सर्वोत्तम विधि है, सबसे श्रेष्ठ विधि है। ये भी हम याद रखेंगे। आइए, इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न हम रीट और रीट पात्रता में देखने को मिले हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं। शलाका परीक्षा उपयुक्ता वर्तते। शलाका परीक्षा उपयुक्त है। सर्वेभ्य छात्रेभ्य, सभी छात्रों के लिए, मेधावी छात्रेभ्य, मेधावी छात्रों के लिए
या फिर मंदबुद्धि छात्रेभ्य, मंदबुद्धि छात्रों के लिए, समस्याग्रस्त छात्रेभ्य, समस्याग्रस्त छात्रों के लिए। जिस प्रकार से सलाका पिरोई जाती है, कोई भी पन्ना आता है, उस पन्ने से संबंधित प्रश्न या उस पन्ने से संबंधित व्याख्या करनी पड़ती है। तो बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं, विद्वानों के सामने व्याख्या भी करनी पड़ सकती है। तो सब प्रकार के छात्र वह व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। सब प्रकार में मेधावी भी आ गए, सामान्य भी आ गए, समस्या ग्रस्त भी आ गए और मंदबुद्धि भी आ गए। मेधावी भी कर सकते हैं, थोड़ा और जोर लगाएं तो सामान्य भी कर सकते हैं। समस्याग्रस्त को भी हम समझाते तो याद करा दें तो संभव है ये भी कर दे, लेकिन मंदबुद्धि बालक उस पन्ने की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। समर्थ होगा तो मंदबुद्धि ही नहीं रहेगा। तो मंदबुद्धि और समस्याग्रस्त इनमें संभव नहीं है, लेकिन मेधावी छात्र यह सलाका परीक्षा को पूरी कर सकता है, सलाका परीक्षा दे सकता है, सलाका परीक्षा में आई हुई पन्ने की व्याख्या कर सकता है। तीसरा प्रश्न हो गया सलाका परीक्षा से। सलाका परीक्षा छात्र से मूल्यांकनम करोति। सलाका परीक्षा छात्र का मूल्यांकन करती है। ये भी रीट पात्रता में पूछा गया प्रश्न है। बालक की तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन सलाका परीक्षा करती है। परिवार का सलाका परीक्षा से संबंध नहीं है, शरीर मोटा है या कमजोर है, ये भी सलाका परीक्षा जांच नहीं करती। क्रियाकलाप की जांच भी इसके माध्यम से नहीं होती है। छठा प्रश्न देखिएगा, कस्याम परीक्षायाम, किस परीक्षा में ग्रंथ से कामपि समस्याम प्रस्तुतीकृते, ग्रंथ की किसी भी समस्या को प्रस्तुत करके, तस्याम छात्राः, उसमें छात्र तर्क वितर्केण, तर्क और वितर्क से, वाद और विवाद से, सब विचारान प्रकटयन्ति, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये रीट 2021 में पूछा गया है। फिर से देखिए प्रश्न का अर्थ। जो पहली बार रीट को देंगे उनके लिए प्रश्न का अर्थ निकालना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रश्न का अर्थ ही समझ में आ जाएगा तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन अर्थ नहीं आने के कारण वे बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। कस्याम परीक्षायाम, किस परीक्षा में, ग्रंथ से, ग्रंथ की, कामपि समस्याम, किसी भी समस्या को, प्रस्तुतीकृते, प्रस्तुत करके, तस्याम छात्रः, उसमें छात्र, तर्क वितर्केण, तर्क वितर्क से, सब विचारान प्रकटयन्ति, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो विचार यहां प्रकट किए जा रहे हैं तर्क वितर्क से, तो लिखित और निबंधात्मक नहीं है। या तो शास्त्रार्थ है या फिर साक्षात्कार है। साक्षात्कार में संवाद होता है, आपसी बातचीत होती है, तर्क वितर्क नहीं होते। तर्क वितर्क का स्थान शास्त्रार्थ परीक्षा में है। यह भी मौखिक परीक्षा है। शास्त्रार्थ परीक्षा, उसका उपयोग, उसके लाभ, प्रक्रिया क्या है, इसके लिए हम व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। यह प्राचीन विधि है। आचार्य छात्रों की परीक्षा के लिए इस पद्धति को काम में लेते हैं। इस पद्धति में ग्रंथ की किसी समस्या को प्रस्तुत करके उस समस्या के ऊपर छात्र वाद विवाद करते हैं। किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, व्याकरण हो सकता है, साहित्य हो सकता है, दर्शन हो सकता है, उस ग्रंथ में कोई समस्या पढ़ते समय छात्रों के सामने आती है, उस समस्या को सबके सामने रखा जाता है। उस समस्या के पक्ष विपक्ष में, उस समस्या के समाधान के लिए छात्र वाद विवाद करते हैं। इसका यदि हमें उपयोग करना है संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में इस परीक्षा का, शास्त्रार्थ परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। शास्त्रार्थ परीक्षा के माध्यम से ज्ञान, उच्चारण और छात्र के आत्मविश्वास आदि की परीक्षा होती है।
शलाका पढ़ा, शलाका के बाद में शास्त्रार्थ हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं मौखिक परीक्षा में। हम ऊपर से जब हम टॉपिक देखते हैं सिलेबस का, उस समय हमें लगता नहीं है कि इतने प्रश्न इनसे आ गए हैं और प्रश्नों का लेवल इतना हो सकता है। उस समय हम यही समझते हैं मौखिक परीक्षा है तो कोई एक आध प्रश्न अब तक देखने को मिलेगा। साक्षात्कार है इति कस्य भाग है। साक्षात्कार किसका भाग है? मूल्यांकन का है, शिक्षण विधि का है, शिक्षण सूत्र का है या अनुदेशन का है? ये मूल्यांकन का भाग है। इससे पहले भी हमने देखा मूल्यांकन के भाग में हमने मौखिक परीक्षा को पढ़ा, फिर लिखित परीक्षा में निबंधात्मक पढ़ा, लघुत्तरात्मक पढ़ा, अति लघुत्तरात्मक पढ़ा और वस्तुनिष्ठ पढ़ा हमने। ये 4 प्रकार लिखित के हो गए परीक्षा के। मूल्यांकन में मौखिक मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन में लिखित मूल्यांकन होगा और लिखित के 4 भाग हो गए, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। और मौखिक का ही एक भाग है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार किसका भाग है? साक्षात्कार मौखिक परीक्षा का भाग है। मौखिक परीक्षा किसका भाग है? मूल्यांकन का एक प्रकार है। साक्षात्कार इसी का अन्य नाम है संवाद, बातचीत। यह परीक्षा गुरुकुल के प्रवेश के समय काम में ली जाती थी। गुरुकुल में प्रवेश के समय गुरुजी द्वारा छात्र के पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए लघु प्रश्न पूछे जाते थे। देखिए, गुरुकुल के प्रवेश के समय लेंगे परीक्षा को और इस परीक्षा के माध्यम से छात्र के पूर्व ज्ञान की जांच की जाती थी। पूर्व ज्ञान का अर्थ है 6ठी में पढ़ने के लिए आए तो 5वीं से संबंधित कौन कौन सी बातें बालक को आती है। आधुनिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अब भी यह विधि काम में ली जा रही है तथा अध्यापक भी मौखिक परीक्षा के लिए यह शैली काम में लेते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से पूर्व ज्ञान के साथ ही संपूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये मुख्य बात है। पूर्व ज्ञान की जानकारी भी प्राप्त करेंगे, लेकिन जो पढ़ता ही नहीं है उसके लिए साक्षात्कार किस काम का? तो एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी साक्षात्कार या संवाद के माध्यम से संभव है। साक्षात्कार की तैयारी हेतु श्लोक पाठ, अंत्याक्षरी, कथा कथन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए। संवाद या साक्षात्कार की तैयारी हमें करानी है तो श्लोक पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन हो, अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं का आयोजन हो या कथा कथन प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए। जो पहले से बीएड में, बीएसटीसी में ठीक प्रकार से इनको पढ़ करके आए हैं, शिक्षण विधियों को पढ़ करके आए हैं, उनके लिए इन शब्दों को समझना आसान है। जो पहली बार यहीं पढ़ेंगे, बीएड, बीएसटीसी, शिक्षा शास्त्र इनमें कम ध्यान दिया है, उनके लिए ये शब्द भी कठिन होंगे। श्लोक पाठ, अंत्याक्षरी, कथा कथन। साथियों, ये रिवाइज चैनल है। प्रश्न पत्रों को पढ़ना और साथ में कुछ बातों का रिवाइज करना, यहाँ यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इन प्रश्नों को पढ़ने, व्याख्या समझने से पहले ऐसे कुछ सामान्य शब्द हैं जो आपको अटपटे लगते हैं, जिनका अर्थ निकालने में समस्या होती है, उनको आप पहले से पढ़ करके तैयार रखें। एक से अब हम मौखिक परीक्षा समाप्त है। अब हम बढ़ेंगे लिखित परीक्षा की ओर। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ हैं, वस्तुनिष्ठ के बाद में लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। एक से प्रश्न से एक एक प्रश्न का पदे नैकेन वर्णे नैकेन व एक पद या एक वर्ण से, एक पद अथवा एक वर्ण, यहां से जब अलग करेंगे तो वृद्धि संधि अलग होगी। पद, पदेन, एकेन।
और इसी प्रकार से दूसरा होगा वर्णेन एकेन। एक पद एक वर्ण के द्वारा समाधानम प्रदेयम भवति, समाधान देना होता है। चेत तो सा का परीक्षा भवेत, वह कौन सी परीक्षा होनी चाहिए। फिर से ये प्रश्न की ओर, एक एकस्य, यहां से भी अलग कर लेंगे, एक एक प्रश्न से प्रश्न का, पद पदेन एकेन, एक पद के द्वारा, एक पद के द्वारा अथवा शब्द के द्वारा, वर्णेन एकेन व, एक वर्ण के द्वारा, एक अक्षर के द्वारा, समाधानम प्रदेयम भवति, समाधान देना होता है। एक प्रश्न उसका एक पद से, एक शब्द से अथवा एक वर्ण से, एक अक्षर से उत्तर देना होता है। चेत तो सा का परीक्षा भवेत, वह कौन सी परीक्षा हो। शलाका हो, निबंधात्मक हो, वस्तुनिष्ठ हो अथवा मौखिक हो। जितने भी मौखिक परीक्षाएं हमने पढ़ी, उन मौखिक परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा का उत्तर एक शब्द के माध्यम से देना संभव नहीं है, और शलाका मौखिक का ही भाग है, इसलिए शलाका परीक्षा यहाँ उत्तर नहीं हो सकता। निबंधात्मक परीक्षा, निबंध के रूप में लिखना पड़ता है, यहाँ एक शब्द एक अक्षर की बात की जा रही है, ये भी संभव नहीं है। और फिर अपने पास में शेष रहा मौखिक परीक्षा। तो जब शलाका में संभव नहीं है, मौखिक में भी एक अक्षर और एक शब्द से ही उत्तर देना संभव नहीं है। अब अपने पास में शेष रहा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में एक अक्षर से या एक शब्द से हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एक अक्षर से कैसे दे पाते हैं, कौन सा सही है निम्न विकल्प में से, तो ए लिख दिया, एक ही अक्षर है, उत्तर हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कब प्रारंभ हुए, प्रारंभ होने का कारण क्या था, कौन कौन से प्रकार प्रचलन में है, इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जब निबंधात्मक परीक्षाओं की आलोचना प्रारंभ हुई तथा उनके स्थान पर लघुतरात्मक तथा अति लघुतरात्मक परीक्षाओं का प्रयोग प्रचलन में आ गया। परीक्षा का सबसे पहला प्रकार निबंधात्मक, निबंधात्मक के बाद में लघुतरात्मक और उसके बाद में अति लघुतरात्मक। धीरे धीरे अध्ययन की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं पर बल दिया गया। गहन अध्ययन है, गहन अध्ययन की जानकारी परीक्षा कैसे लें, तो उसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का आयोजन छात्र की विषय ज्ञान की उपलब्ध उत्पत्ति तथा बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। छात्र को कितना विषय ज्ञान हुआ, इसकी जांच और छात्र की बुद्धि का मापन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा छात्रों के विस्तृत ज्ञान की परीक्षा होती है। छात्र के विषय ज्ञान की उपलब्धि, बुद्धि मापन और छात्र के विस्तृत ज्ञान की परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक विश्वसनीय, पंक्ति को ठीक प्रकार से याद रखना, इसमें से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक विश्वसनीय, वैध, व्यावहारिक तथा व्यापक विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करने वाले माने जाते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा है तो ज्यादा विश्वसनीय है, ज्यादा वैधता रखती है, ज्यादा व्यावहारिक है, और जिस विषय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं उसमें से अधिकांश विषय वस्तु से प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा पूछे जा सकते हैं। वर्तमान समय में इसके निम्न रूप हैं। पहला प्रकार है प्रत्यभिज्ञान संबंधः प्रश्नः। प्रत्यभिज्ञान संबंधित प्रश्नों से बालक की अभिज्ञान शक्ति की परीक्षा ली जाती है। अब देखिए, इसी में इसका उत्तर भी लिखा हुआ है, प्रति अभिज्ञान, प्रति अभिज्ञान, प्रति अभिज्ञान, इसमें कौन सी परीक्षा बालक की ली जा सकती है, तो इसी में उत्तर है इसका।
इसमें बालक की अभिज्ञान शक्ति की परीक्षा ली जाती है, अभिज्ञान शक्ति का निरीक्षण किया जाता है। प्रत्यभिज्ञान संबंधित प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला प्रकार है अन्यतर प्रत्युत्तर संबंध। अन्यतर प्रत्युत्तर संबंध है, ये एक मान लें और ये दो मान लें। दो में से दो विकल्प हो गए, एक विकल्प अन्यतर हो गया, दूसरा प्रत्युत्तर हो गया। दो विकल्प में से एक का चयन करना। खाली स्थान 6, 7, 8 में जब हम पढ़ाते हैं तो रिक्त स्थान के बाद में दो विकल्प लिखे हुए रहते, उनमें से एक विकल्प का चयन करना है और रिक्त स्थान में लिखना होता है। उसी प्रकार की बात यहाँ की जा रही है। अन्यतर प्रत्युत्तर संबंधित प्रश्न हो गए वस्तुनिष्ठ में। दूसरा है बहु विकल्पनात्मक संबंध है। बहु यानी अनेक, विकल्पनात्मक संबंध है। विकल्पों वाले प्रश्न, 4 विकल्प लगभग मिलते हैं, 4 में से एक का चयन करना। फिर है संयोजन प्रकार है, 2 सूचियों का या तालिकाओं में से उत्तर का मिलान करना। ये भर्ती परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, वहां भी 6, 7, 8 या 11, 12 में भी पूछे जाते हैं। यहाँ ऑप्शन 1 है, वहां दूसरा विकल्प है, यहाँ प्रश्न है, उस तरफ उत्तर है, दोनों का मिलान करना पड़ता है। वर्गीकरण प्रकार है, शब्द समूह में से अशुद्ध शब्द का चयन करना, ये वर्गीकरण है। चौथा प्रकार हो गया प्रत्यभिज्ञान का। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दूसरा प्रकार है प्रत्यास्मरण संबंध। प्रत्यास्मरण से संबंधित, इसी में एक उत्तर भी लिखा हुआ है, प्रति आस्मरण। स्मरण शब्द है यहाँ। इन प्रश्नों के द्वारा छात्र की स्मरण शक्ति की जांच की जाती है। किसकी जांच होगी? स्मरण शक्ति की। इससे पहले हमने पढ़ा प्रत्यभिज्ञान पहला प्रकार, इसमें 2 शब्द थे, प्रति अभिज्ञान। अभिज्ञान शक्ति का निरीक्षण वहां किया गया था। यहां पर स्मरण शक्ति की परीक्षा ली जा रही है। स्मरण शक्ति की परीक्षा किसमें से? प्रत्यास्मरण में से। दोनों को शब्द के आधार पर याद रखने का प्रयास करना है। अभिज्ञान शक्ति, स्मरण शक्ति की परीक्षा। इसके अंतर्गत साधारण प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं। 2 प्रकार हो गए। अब आइए वस्तुनिष्ठ में से कौन कौन से प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। का परीक्षा, कौन सी परीक्षा? वैद्य, व्यापिका, व्यापक, व्यावहारिकी, व्यवहार से संबंधित, समय दृष्टया मितव्ययाचय भवति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होती है। ये अभी हमने पढ़ा था वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ये भी रीट का प्रश्न है। कितने प्रश्न है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षाओं में नहीं आए हैं, उससे कई गुना प्रश्न रीट और रीट पात्रता में हमें देखने को मिले हैं। इनका फायदा हमें ये हुआ, हमारी तैयारी जांच हो जाती है और यहाँ के बाद में जब हम परीक्षा देंगे, उस परीक्षा में निश्चित रूप से हमें बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकारः नास्ति। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार नहीं है। बहु समाधाना प्रश्नः, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्यासत्य निर्णय या लघुत्रात्मक प्रश्नः। लघुत्रात्मक वस्तुनिष्ठ का प्रकार नहीं है। लघु उत्तरात्मक, लघु छोटे या संक्षिप्त रूप में उत्तरों को लिखना, तो वहां लिखना पड़ता है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। फिर कस्याः परीक्षायाः प्रकाराः, किस परीक्षा के प्रकार निम्न बिंदुवः सन्ति, किस परीक्षा के प्रकार से निम्न बिंदु होते हैं। पहला है रिक्त स्थान पूर्णम, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।
या सत्यासत्य निर्णय, सत्य और असत्य का निर्णय इससे संबंधित प्रश्न, बहुसाधन प्रश्नांच और अनेक प्रश्नांच बहुसाधनों के प्रश्नों से संबंधित। इस परीक्षा में निम्न प्रकार के बिंदु होते हैं। पहला बिंदु पूछा गया रिक्त स्थान पूर्णम। ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें रिक्त स्थान संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं? ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें सत्य और असत्य के प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सत्य और असत्य का निर्णय करना पड़ता है? ये भी हमने 6, 7, 8 की किताबों में पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या नहीं है? सत्य कथन के सामने आम लिखिए और असत्य कथन के सामने न लिखिए। सत्य कथन के सामने सही चिन्ह लगाइए, असत्य कथन के सामने गुणा का चिन्ह लगाइए। उस प्रश्नों को कहा जाता है सत्य और असत्य प्रकार से संबंधित। और बहुसाधन प्रश्नांच, अनेक साधन अनेक विकल्प वाले प्रश्न। यहाँ साधन का अर्थ है विकल्प। इस परीक्षा में निम्न प्रकार के बिंदु होते हैं: रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न, सत्य असत्य के निर्णय से संबंधित और बहु विकल्प वाले। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ऐसा संभव है। प्रारंभ में वस्तुनिष्ठ परीक्षा को पढ़ते समय उसकी व्याख्या को ठीक प्रकार से यदि हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बाकी के उत्तर निकालने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रश्नानाम उत्तरे, प्रश्नों के उत्तर में अनेके विकल्पः दीयन्ते, अनेक विकल्प दिए जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर में अनेक विकल्प दिए जाते हैं। परीक्षार्थी एसु विकल्पेशु, परीक्षार्थी इन विकल्पों में साधुतरम चुनौती, सबसे उचित उत्तर को चुनता है। परीक्षा यह प्रकार है कह, यह परीक्षा का कौन सा प्रकार है? प्रश्नों के उत्तर में अनेक विकल्प दिए जाते हैं। परीक्षार्थी इन विकल्पों में सबसे उचित उत्तर को चुनता है। यह परीक्षा का कौन सा प्रकार है? तो बहुविकल्प हो गया, बहुविकल्प प्रकार है। यही इसका उत्तर लिखा हुआ है, अनेके विकल्पः और बहुविकल्प। जिस शब्द को यहाँ अनेक कहा गया है उसी शब्द को यहाँ बहु कहा गया है। अनेक, बहु, बहुत सारे, यही शब्दों में ही उत्तर है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिनके शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं, उत्तर निकालने में समस्या नहीं आती। निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक में बहुत शब्दों को लिखना पड़ता है, जबकि बहुविकल्प में वस्तुनिष्ठ प्रकार है। बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को जब हमने प्रारंभ किया था आज पढ़ना, तो उसमें 2 ही शर्त थी, या तो एक पद एक शब्द से उत्तर देना है हमें, या एक अक्षर या एक वर्ण से ही उत्तर देना है। जबकि निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक में शब्द दिए जाते हैं। 20 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए, 50 शब्दों में लिखिए। यहाँ की शर्त है या तो एक पद या एक शब्द में उत्तर देना है, या एक वर्ण एक अक्षर में हमें उत्तर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। एकस्मिन् स्तंभे एक तथ्यम भवति, द्वितीय चापरः। एक स्तंभ में एक तथ्य होता है, द्वितीय चापरः, दूसरे स्तंभ में दूसरा तथ्य होता है। द्वयो तथ्ययोः परस्परम, दोनों तथ्यों का परस्परम संबंधम भवति, आपस में संबंध होता है। अत्र प्रश्नस्य प्रकारः भवति, यहाँ प्रश्न का प्रकार होता है। फिर से देखेंगे। एकस्मिन् स्तंभे, एक स्तंभ में, सब प्रकार की भर्ती परीक्षा हम देते हैं तो वहां स्पष्ट रूप से लिखाता है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ ए और स्तंभ ब, ये भी हो सकता है। एक स्तंभ में एक तथ्यम भवति, एक तथ्य होता है। इस स्तंभ में एक प्रकार के तथ्य होंगे, द्वितीय चापरः, और दूसरे स्तंभ में दूसरे तथ्य हो सकते हैं।
द्वयो तथ्यो परस्परम संबंध है भवति, और दोनों ही तथ्यों का आपस में संबंध होता है। अत्र प्रश्न से प्रकार है भवति, यह प्रश्नों का प्रकार होता है, यह प्रश्नों का प्रकार होता है। जैसे देखिए, यहां लिखा हुआ है सूर्य, यहां लिखा हुआ है चंद्र, यहां है फिर पृथ्वी, और यहां है गगन। गगन, आकाश, सूर्य, रवि, चंद्रमा और पृथ्वी, धरा, फिर है चंद्र, चंद्रमा, या दूसरा हो सकता है दिवाकर। प्रश्न भी यही कहना चाह रहा है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ में संबंध होता है, ये कौन सा प्रकार है। ऐसे प्रश्नों को हमने 6, 7, 8 में खूब देखा है, मिलाया है। सूर्य का पर्यायवाची रवि, चंद्रमा, दिवाकर, पृथ्वी, धरा, गगन, आकाश, इसी प्रकार से मिलाते हैं। प्रश्न की भाषा हमें समझ में आ गई तो उत्तर निकालना आसान नहीं था। सबको मिला रहे हैं तो इसको कहा जाता है मेलनम, मिलान करना, इसको कहा जाएगा मेलनम, मिलान करना। और इसी का अन्य नाम भी है संयोजन प्रकार, इसी को दूसरा नाम दिया गया है संयोजन प्रकार। साथियों, जितनी अच्छी तैयारी अपने 6, 7, 8 में रहती है, जितना अच्छा हमने निजी विद्यालयों में 6, 7, 8 में पढ़ाया नहीं है तो खुद ने पढ़ा है, पाठ के साथ में उनके प्रश्न उत्तर भी पढ़े हैं हमने, तो हमारा अनुभव अच्छा रहता है। अनुभव अच्छा रहेगा तो उत्तर निकालने में भी हमें आसानी रहती है। ये हमारे अनुभव के आधार पर प्रश्न था। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा का पहला प्रकार हमने वस्तुनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ से आए हुए प्रश्नों को पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे। लिखित परीक्षा यही प्रश्नानाम प्रकाराः सन्ति, लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नों के प्रकार हैं त्रयः, चत्वारः, पंच या षट्, 4 प्रकार हैं लिखित परीक्षा के लिए। पहला प्रकार हमने पढ़ा था वस्तुनिष्ठ, दूसरा निबंधात्मक, तीसरा लघुत्तरात्मक, और चौथा अति लघुत्तरात्मक। निबंधात्मक के बाद में लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक के बाद में अति लघुत्तरात्मक, और अंत में वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ के भी 2 प्रकार हमने पढ़े थे। प्रत्यभिज्ञान, और दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था प्रत्यय स्मरण। 4 प्रकार की लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक। तो परीक्षा के 4 प्रकार हैं, ये भी पात्रता में पूछा गया है। संदर्भ व्याख्या कथायाः साराधिक लेखनेन संबंधः च प्रश्नाः भवन्ति। संदर्भ व्याख्या करना, संदर्भ बताते हुए। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है उपयुक्त गद्यांश की, उपयुक्त पद्यांश की, उपयुक्त कविता की संदर्भ व्याख्या कीजिए। उसका संदर्भ बताना है और उसकी व्याख्या करनी है। कथायाः सारादिक लेखनेन, और कथा के सार आदि से लेखन से संबंधित प्रश्नाः भवन्ति, प्रश्न होते हैं। ऐसा परीक्षा का कौन सा प्रकार है जिसमें संदर्भ व्याख्या लिखनी पड़ती है? कथा का सार आदि लिखना पड़ता है। तो विकल्पात्मक ये संभव नहीं है, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है, और वस्तुनिष्ठ में या तो एक शब्द से उत्तर देंगे या एक अक्षर से या वर्ण से उत्तर देंगे, तो ये संभव नहीं है। अब अपने पास में लघुत्तरात्मक है या फिर
निबंधात्मक है अथवा अति लघुतरात्मक है। तो यहां हमसे कहा जा रहा है व्याख्या कीजिए, तो वो निबंधात्मक में संभव है। लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक, इनमें से जब हम 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, तो शब्दों की सीमा तय करके रखते हैं। 20 शब्दों में उत्तर दीजिए, 40 से 60 में दीजिए, 200 शब्दों में दीजिए, 600 में दीजिए, 700 में दीजिए। तो इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी। व्याख्या में से संदर्भ होगा, पद्य की व्याख्या होगी, छंद अलंकार के बारे में लिखा जाएगा, उसके गुण दोषों की चर्चा की जाएगी। तो प्रश्न का उत्तर बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए यह निबंधात्मक प्रश्नों में संभव है। निबंधात्मक प्रश्न कहाँ काम में आते हैं, लाभ क्या है, इसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा अभिव्यक्ति क्षमता, इसका विकास होता है, मूल्यांकन होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहीं से आज का अपना बिंदु प्रारंभ था। अभिव्यक्ति क्षमता 2 प्रकार से संभव है, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। बालक की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हमें देखना है, अभिव्यक्ति क्षमता की परीक्षा लेनी है, तो मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा दोनों के द्वारा संभव है। मौखिक परीक्षा के द्वारा हम सुन करके उसकी अभिव्यक्ति क्षमता की जानकारी ले सकते हैं। लिखित परीक्षा के द्वारा बालक से लिखवा करके उसकी अभिव्यक्ति क्षमता की परीक्षा हम ले सकते हैं। और लिखित परीक्षा में भी निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा बालक की अभिव्यक्ति क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा बालक की अभिव्यक्ति क्षमता, सुलेख, लेखन शक्ति का मूल्यांकन होता है। इस परीक्षा में निश्चित समय सीमा के अंतर्गत निश्चित शब्दों में उत्तर पूरा करना पड़ता है। इस परीक्षा में उत्तर निबंध जैसे बड़े होने के कारण इसे निबंधात्मक परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षा के अंतर्गत कैसे प्रश्न होंगे, तो कवियों के व्यक्तित्व से संबंधित हो सकते हैं, रचना से संबंधित, संस्कृत साहित्य का विकास, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, व्याख्या से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, व्याख्या से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और प्रश्न में यही पूछा गया था, व्याख्या से संबंधित प्रश्न किसमें संभव है, निबंधात्मक में संभव है। और कथा के सार आदि से संबंधित प्रश्न आते हैं, निबंधात्मक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे लघुतरात्मक। लघुतरात्मक में संस्कृत शब्दों के, संस्कृत भाषा के शब्दों की परिभाषा, संस्कृत सूत्रों की व्याख्या, पाठ्य विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में भी अंक निश्चित होंगे, शब्द सीमा निश्चित होती है। फिर आगे बढ़ेंगे अति लघुतरात्मक। इस परीक्षा के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में पूछे जाते हैं। तीनों प्रकार हो गए। 2 प्रश्न और है इसमें से। निम्नलिखितेषु लिखित परीक्षायाः प्रकारः वर्तते। निम्नलिखित में से लिखित परीक्षा का प्रकार है, साक्षात्कार मौखिक है, अंत्याक्षरी मौखिक है, शलाका परीक्षा मौखिक है, शेष रहा अपने पास में निबंधात्मक परीक्षा, इसमें लिखना पड़ता है, तो लिखित परीक्षा है। छात्राणाम ज्ञानस्य स्तरः बुद्धि कौशलम कार्य शक्तिश्च कथम निश्चीयते। छात्रों के ज्ञान का स्तर, बुद्धि का कौशल और कार्य शक्ति कैसे निश्चित किया जाता है, किसके माध्यम से इनको समझा जा सकता है। परीक्षा के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक, भ्रमण या वाद विवाद, सबके अलग अलग बिंदु और अलग अलग महत्व हैं। वाद विवाद के माध्यम से हम छात्रों के ज्ञान का स्तर जांच सकते हैं। संपूर्ण बुद्धि कौशल को जांचना संभव नहीं है, कार्य शक्ति को जांचना संभव नहीं है। परीक्षा के माध्यम से ये तीनों ही प्रकार जांचे जा सकते हैं।
ज्ञान का स्तर, बुद्धि कौशल और कार्य शक्ति, क्योंकि परीक्षा दोनों ही प्रकार की है, मौखिक और लिखित। मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा, इन दोनों के माध्यम से ज्ञान का स्तर, बुद्धि कौशल और कार्य शक्ति की जांच की जा सकती है। ये तीनों का समावेश इसमें हो जाता है। पाठ्य पुस्तक में भी मौखिक और लिखित परीक्षा से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। घूमने यदि हम गए हैं, भ्रमण पर गए हैं, उससे संबंधित भी या तो कुछ बुलवा सकते हैं छात्र से, या छात्र से लिखवा करके देख सकते हैं। वाद विवाद से संबंधित भी मौखिक, वाद विवाद से संबंधित मौखिक परीक्षा ली जा सकती है। तो पाठ्य पुस्तक, भ्रमण और वाद विवाद का समावेश मौखिक और लिखित परीक्षा में हो जाता है। इसलिए परीक्षा के माध्यम से ज्ञान का स्तर, बुद्धि कौशल और कार्य शक्ति का विकास, कार्य शक्ति को निश्चित किया जा सकता है, इनकी जांच की जा सकती है। आज हमने वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सॉरी, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक, लिखित परीक्षा के 4 प्रकार, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक से संबंधित प्रश्न देखे। अधिकांश प्रश्न रीट और रीट पात्रता से संबंधित हैं, इनको हम रीट स्पेशल भी कह सकते हैं। ऐसा कोई दूसरा कलेक्शन उपलब्ध भी नहीं है जहां व्यवस्थित क्रम से प्रश्न लिखे हुए मिलेंगे। आपके सहयोग, समर्थन के लिए आपका धन्यवाद। जितने भी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं वो सब संस्कृत सरला द्वितीय संस्करण से हैं, वस्तुनिष्ठ पुस्तक है। प्रश्न देकर के उनकी व्याख्या भी दी गई है। 2009 से 2023 तक के प्रश्न पत्रों का एकमात्र संकलन उपलब्ध है और यह आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाने में मददगार सिद्ध होगी। पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हो, चैनल से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो आप जरूर लिखिएगा। डबल 9928946539 पर हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।